बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस मॉडल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ नॉन आइडियल गैस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखना क्या है, पहले जरा वो जान लीजिए। बच्चों, गैसेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक गैस सपोज की गई थी जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, और उस गैस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को भी एज्यूम किया गया था कि एक गैस होगी और उसके पास फला फला प्रॉपर्टीज होगी। नाम दिया गया था आइडियल गैस का। फिर उस आइडियल गैस के मुताबिक एक गैस को अंडरस्टैंड करने के लिए, गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मॉडल तश्कील दिया गया, एक इक्वेशन बनाई गई जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। मकसद क्या था? गैसेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, लेकिन चंद मखसूस हालात के अंदर रहते हुए जो एक रियल गैस है उसके बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस मॉडल का इस्तेमाल करते हुए, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस के लिए मॉडल है। लेकिन अगर आप उन कंडीशन से बाहर जाते हैं तो फिर आप इस आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आपको ना उस मॉडल के अंदर या उस इक्वेशन के अंदर ना कुछ तब्दीलियां करनी है ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सके हर तरह की गैस का जो बिहेवियर है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यही मेरे बच्चों हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं। क्या है ये? मॉडिफिकेशन, चेंजेस करनी है ऑफ आइडियल गैस मॉडल। ये जो PV इज इक्वल टू nRT है ना, ये हमारा मान लीजिए एक आइडियल गैस का एक मॉडल है। इसके अंदर हमने कुछ तब्दीलियां करनी है। ठीक है, क्योंकि ये हर हालात के अंदर रियल गैस या नॉन आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, वैलिड नहीं है। तो फिर इस वजह से हम इसके अंदर तब्दीलियां करेंगे और एक नया मॉडल बनाएंगे ताकि उसको रियल गैस की प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस मेन पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको सही से पता होना चाहिए कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें एज्यूम की गई थी, रियल गैस क्या होती है, रियल गैस किस तरह एक आइडियल गैस से डेविएट करती है, किस तरह उससे मुख्तलिफ है। ये सब चीजें पता होंगी तभी आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक के स्टार्ट से पहले ही आपको बताया गया है कि आइडियल गैस क्या होती है, नॉन आइडियल गैस क्या होती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन भी हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इसके बारे में भी आपको बताया गया। ठीक है, तो ये चीजें सारी फिर यहाँ पे पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके जो मेन पार्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर बात की जाए इस मेन टॉपिक की बच्चों, तो इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिसमें आपका आइडियल गैस वाला है, नॉन आइडियल गैस वाला है। ठीक है, इसके अलावा वंडर वाल इक्वेशन एक बड़ा टॉपिक है जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आइडियल गैस है, नॉन आइडियल गैस है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वगैरह आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो इसी का पार्ट है वंडर वाल इक्वेशन, वो अलग से आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों इस टॉपिक में से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कुछ तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा। ठीक है, कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को ये पता हो कि बेसिकली टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद उनको किस तरह के क्वेश्चन जो है वो लाजमी आने चाहिए, ताकि जब वो बोर्ड के एग्जाम में जाएं तो जब इस तरह के क्वेश्चन सामने आए बच्चों के, तो वो परेशान ना हो, घबराएं ना, आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि वो पहले से ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के आदी हो, अवेयर हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों आइडियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस क्या होती है। देखो बेटा, आइडियल गैस कोई गैस नहीं है, रियल लाइफ के अंदर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई ऐसी गैस एग्जिस्ट करती नहीं है, ये हमने सपोज की हुई है। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है गैस का। हमने कहा भाई ये एक ऐसी गैस होगी और उससे एसोसिएटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने अज्यूम की, उसके अंदर फला फला प्रॉपर्टीज होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, मैं बताऊंगा सारी बातें। ठीक है, उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। ये ख्याली है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट एक गैस का थ्योरेटिकल मॉडल है। समझ गए हो? अच्छा, तो इसका मकसद क्या था? मकसद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, सिर्फ गैसेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ये मकसद है इनका।
तो आप इसको नोट्स के अंदर बाकायदा तौर पे हेडिंग लगा के लिखिए, आइडियल गैस क्या होती है। इट इज अ थियोरेटिकल मॉडल ऑफ गैस, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट हेल्प टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। पर्पस क्या था? गैस के बिहेवियर को समझना। ठीक है क्या? थियोरेटिकल गैस है। मकसद क्या है, क्यों बनाई गई? ताकि रियल गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सके। रियल गैस या नॉन आइडियल गैस आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपने एक बात अगर वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो आपके पास आइडियल गैस होती है, ये तमाम गैस लॉ जो कि बॉयज लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इनको परफेक्टली फॉलो करती है, उनको ओबे करती है। ठीक है, इनको ओबे करती है। यहाँ पे ई आना था। चलें, ओके, तो इसके जो मॉडल की बात की जाए तो वो है PV इज इक्वल टू nRT। इसको बेसिकली हम कह रहे हैं वो गैस का मॉडल है हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना कुछ एज्यूम्पशंस हैं, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर जो है ना वो आप मेन टॉपिक की तरफ बढ़ पाएंगे। बेटा, जब हमने सपोज किया था ना कि ये एक थ्योरेटिकल गैस है, उसके साथ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी सपोज की थी, क्योंकि देखो रियल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करती ना। अगर गैस सपोज की है तो प्रॉपर्टीज भी उसकी फिर सपोज ही करनी होगी। ये थोड़े ही कि आपने उसको ऑब्जर्व करके प्रॉपर्टीज बताई हुई। तो आपने पहली बात ये सपोज की थी कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इतने छोटे होंगे, इतने छोटे होंगे कि उसका जो वॉल्यूम है वो हम कहेंगे कि इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए ओवरऑल कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में। ठीक है, तो पहली चीज कि इनका जो वॉल्यूम है वो निग्लेजिबल होता है। आप आसानी के लिए समझिए, इनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मॉलिक्यूल्स हैं, इतने छोटे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस के मुकाबले में। ठीक है, कि उसका जो वॉल्यूम है वो हम निगलेक्ट करेंगे, जीरो समझेंगे। दूसरी बात जो हमने सपोज की थी वो ये थी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान नहीं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ऊपर वाला पॉइंट क्या था? गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एंड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। ठीक है, दो चीजें हमने सपोज करनी है इसके बारे में। तीसरी चीज हमने ये कही थी कि इनके जो कोलिजन्स होते हैं, यानी टकराव हैं एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या एक मॉलिक्यूल का कंटेनर की दीवार के साथ, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी उसके दरमियान कोई एनर्जी के लॉसेस नहीं होंगे। पार्टिकल जिस स्पीड के साथ आया है टकराने के बाद वापस उसी स्पीड के साथ जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ कमी नहीं आएगी, स्लो डाउन नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा था कि भाई ये लगातार मूव करते ही रहते हैं। ठीक है, और इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है। राइट, ये कुछ बातें हमने इसके साथ एज्यूम की थी, सपोज की थी। ठीक है, आपने दो बातें जो है ना वो बड़ी खास लिखनी है। ये अगर आपको भूल भी जाए इनमें से कोई बात, कोई मसला नहीं, मगर ये दो बातें ये नहीं भूलनी है आपने। एक, जो गैस के मॉलिक्यूल उनका वॉल्यूम जो है वो इसके मुताबिक निग्लिजिबली स्मॉल होता है, और दूसरा इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बेटा नहीं होती। ये दो पॉइंट आपने नहीं भूलने। ठीक है, फिर रियल गैस पे जो नाम से जाहिर है, रियल गैस या नॉन आइडियल गैस एक ही चीज है। ठीक है, रियल गैस मेरे बच्चों, आप को रियल लाइफ में कोई भी जो गैस मिल रही है, ठीक है, किसी की भी एग्जांपल ले लीजिए, तमाम रियल गैस है। हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए। ठीक है, वो रियल गैस है। ठीक है, और इसको कैसे डिफाइन करेंगे जी आप? रियल गैस इज एन एक्चुअल गैस फाउंड इन द नेचर। जो भी आपको असल गैस मिलती है नेचर के अंदर, ये तो नेचुरली आपको अवेलेबल नहीं होती ना। ठीक है, मिलती नहीं है आपको नेचर में, और ये आपको मिल रही होती है। ठीक है, कोई भी गैस एग्जांपल ले लीजिए, सभी के सब आपके पास रियल गैसेज हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी और अहम बात क्या कि ये तो कुछ एजम्पशंस थी इस आइडियल गैस के हवाले से। अब ये जो रियल गैस है ये आइडियल गैस से कितना मुख्तलिफ है? क्या इसके अंदर डेविएशन है? कहां पे इनहराफ आया है इसके अंदर? डेविएशन कहां पर है उसको जरा देख लीजिए मेरे बच्चों। यहाँ जो पहला पॉइंट लिखा हुआ था ना, ये वाला, कि मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है। ठीक है, रियल में अगर देखा जाए, ठीक है, और स्पेशली ये मैं यहाँ पे फिर बता दूं आपको, अंडर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है मेरे बच्चों कि जब आप प्रेशर थोड़ा बढ़ा दो और टेम्परेचर जो है वो लो कर दो, उन कंडीशंस के अंदर आके फिर जो है वो आप गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? मैं आगे चल के यहां पर मैं उसकी रीजन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा जब मैं यहां पर कंपैरिजन करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि भाई स्पेशली जब प्रेशर हाई हो थोड़ा सा और टेम्परेचर लो, उन कंडीशंस के अंदर तो जो आपकी रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और चलो मैं इसकी वजह यहां पर बता ही देता हूं यार। देखो, ये आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, अच्छा,
अब ये सारा इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर यहाँ पे ये आपके पास जो है वो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इस कंटेनर के अंदर ऐसे बिखरे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कहती है जी आपके पास ये जो आइडियल गैस है वो उसके मुताबिक अगर इन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे ले आया जाए यहाँ पे, ठीक है, इधर हम ले आए एक जगह के ऊपर, सही है। तो इसका जो वॉल्यूम है, इन सब पार्टिकल का जो वॉल्यूम, जब आपने इन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, क्लोज कर दिया बहुत ज्यादा, ठीक है, वो इस सारे वॉल्यूम का मुकाबले में बहुत ही कम होता है, इस वजह से हम उसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जब आप आते हैं अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर क्या है जी, आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक पिस्टन था ना इधर, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रेशर डाल दिया इसके सिलेंडर के और आपने इतना नीचे ले आया पिस्टन को, अब प्रेशर आपने बहुत हाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप सारे पार्टिकल्स को एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठा करके ले आएंगे, सही है, तो अब इनका वॉल्यूम इसके मुकाबले में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। छोटी सी मिसाल दूंगा इसको समझने के लिए। आप शूज लेने के लिए जाते हैं, शूज आपने लिए, शूज आपको मिले 999 रुपए के, 1 रुपया आपको बकाया मिलना चाहिए 1000 में से। क्या कभी आपने क्लेम किया कि मुझे 1 रुपया मेरा वापस दिया जाए? कभी नहीं क्लेम किया, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप एक मैच बॉक्स लेने जाते हैं जिससे आप आग जलाते हैं, ठीक है, उसको वो है 4 रुपीज का, आपने उसको 5 दिए, वो आपको 1 रुपया अगर वापस नहीं देगा तो आप दुकानदार के साथ पूरा झगड़ा करेंगे, भाई मेरा 1 रुपया वापस करो, जब ये 4 रुपीज की तो 5 आप क्यों चार्ज कर रहे हो? ऐसा ही होगा। यहाँ बात तो 1 रुपए की है, यहाँ भी बात 1 रुपए की है, मगर यहाँ 1 रुपया जो है वो 1000 के मुकाबले पे आ रहा है, 1000 में से 1 रुपया है, और यहाँ पे फर्ज कर लें कि 5 में से 1 रुपया है, ठीक है। तो 1000 के सामने 1 की वैल्यू नहीं है, लेकिन 5 के सामने 1 की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, यहाँ आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उससे पूरी लड़ाई करेंगे, जंग होगी दुकानदार से, वापस करो 1 रुपया, ऐसा ही है। अच्छा, तो इसी तरह से मेरे बच्चों जब प्रेशर हाई होता है तो फिर जो है वो इन जो रियल गैसेज हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैस आर लाइक रिजिड स्फीयर्स एंड दे हैव द वॉल्यूम, और उनका एक प्रॉपर वॉल्यूम अब रिजिड स्फीयर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाली बात की वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे होगा कि वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरी बात, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम रियल गैस की तरफ आते हैं, स्पेशली एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है ना बेटा, तो लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल जो है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। और जब टेम्परेचर कम होता है ना बेटा, तो उनके दरमियान जो स्पेसीज है वो कम होती हैं और मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आते हैं और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मजबूत होती हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर आप उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते रियल के अंदर। तो दोनों बातों से इनहराफ हुआ, एक ये कि इसका वॉल्यूम निग्लिजिबल था, जीरो था, इसने बोला नहीं जीरो नहीं लेना, ठीक है, रियल गैस के मुकाबले में। और यहां पर हमने बोला कि अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, इसने बोला होती हैं। तीसरी बात यहाँ पे कहा गया था कि इसका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है, यहाँ पे कहा गया परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं होता, थोड़े बहुत एनर्जी के लॉसेस यहाँ पर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ भी पूछा जा सकता है कि जो रियल गैस होती है वो किस तरह से डेविएट करती है फ्रॉम आइडियल गैस, तो आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ये डेविएशन आती है। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर यहाँ पे ना हमने गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। दो तरह की गैस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, एक को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दूसरे को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रो लफ्ज का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब गैस की जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि सर ने बताया था माइक्रो का मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो छोटे लेवल पे उसकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है, ठीक है। और छोटे लेवल का मतलब यहाँ पे गैस के एक पार्टिकल के लेवल पे, एक मॉलिक्यूल के लेवल पे, एक एटम के लेवल पे, आयन के लेवल पे जाके, ठीक है। और जब बात होगी मैक्रो की तो फिर बड़े लेवल पे ओवरऑल बात हो रही होगी सब्सटेंस की, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं जी इसको। अब मैं ये आपको एक चीज बता दूं बेटा कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी मैक्रो प्रॉपर्टीज हैं एक गैस की और जो माइक्रो प्रॉपर्टीज है इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, ठीक है।
तो बेटा मैंने आपके साथ एक चीज शेयर कर दी, इनके मतलब भी बता दिए। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो छोटे लेवल पे, छोटे लेवल का मतलब है जी आप एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे, आप मॉलिक्यूल लेवल पे आके बात करेंगे, ठीक है। और मैक्रो का मतलब है कि ओवरऑल आप सब्सटेंस की बात कर रहे होंगे, सही है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है देयर आर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द गैस। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब उसका मॉलिक्यूल, उसका एटम, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके हवाले से, अब उसके हवाले से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना बेटा आपके पास आती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। ये देख सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, पोजीशन ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी सिंगल मॉलिक्यूल की ही बात हो रही है, ठीक है। ये चीजें मेरे बच्चों कहलाती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। क्यों? ये छोटे लेवल पर है। छोटे लेवल का मतलब पार्टिकल के लेवल के ऊपर, मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर, एटम के लेवल के ऊपर, समझ गए। और एक चीज ये कि इनको डायरेक्टली कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता। इनके बारे में ये बता दूं बात कि ये इजीली ऑब्जर्वेबल भी नहीं होती, नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है। इसके अलावा इनको आप जो है वो आसानी से मेजर भी नहीं कर सकते, यानी डायरेक्टली आप इनको मेजर नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेचर आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, प्रेशर आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, वॉल्यूम आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, मगर इनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों आपके पास एक साइड होगी जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद फिर आइए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बताया था आपको मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आप ओवरऑल सब्सटेंस की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, तो ये सब चीजें वहां पे डिस्कस होंगी। Okay, these are properties of substance that you can see, measure, feel without knowing the knowing about the individual particle. अब यहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं है गैस के इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में, तब भी आप जो है उसका प्रेशर मेजर कर सकते हो, तब भी आप उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, तब भी आप उसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। और ये देखें प्रेशर जो है वो प्रेशर में इंक्रीज, प्रेशर में डिक्रीज, ये ऑब्जर्वेबल है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर को, टेम्परेचर में इंक्रीज, टेम्परेचर में डिक्रीज, ये ऑब्जर्वेबल है, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर हो गया, ये जो वॉल्यूम हो गया, ये जो टेम्परेचर हो गया, ये जो डेंसिटी होगी, इस तरह की और भी हैं कुछ, ठीक है बेटा। इनको हम बोलते हैं ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात होगी तो आपने याद रखना है कि माइक्रो मीन छोटा, मैक्रो मीन बड़ा। यहाँ पे पार्टिकल के लेवल में बात होगी, यहाँ पे ओवरऑल सब्सटेंस की बात होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल की एनर्जी, इन सब के बारे में अगर बात की जाएगी, ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। ओवरऑल जो गैस है उसका टेम्परेचर, ओवरऑल गैस का वॉल्यूम, ओवरऑल गैस की डेंसिटी, इनके बारे में जब बात होगी मेरे बच्चों, तो फिर जो है वो आप इसे कहेंगे कि ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे जब आप बात करेंगे ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, तो फिर ना उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ना ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये होती क्या है, सही है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी। अच्छा, आप थोड़ा सा ना रियल गैस और आइडियल गैस की कंपैरिजन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कि किन कंडीशंस के अंदर रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के जो मॉडल्स हैं उनको फॉलो करती है और किन कंडीशन में फॉलो नहीं करती और उसकी वजह क्या है वो भी जरा जान लेते हैं, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रियल गैस है वो क्यों आइडियल गैस के मॉडल को डेविएट करती है या क्यों उससे अलग हुई, उसकी कुछ रीजन बता दीजिए। तो मेरे बच्चों ये जो रियल गैस होती है ना, अगर आप प्रेशर को रखोगे लो, हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर रखो लेकिन हाई टेम्परेचर रखो, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर आपकी जो रियल गैस है वो भी आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करती है। लेकिन अगर प्रेशर ज्यादा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो फिर ये गैस जो है वो उस आइडियल गैस के मॉडल से डेविएट करना शुरू हो जाएगी। फिर आप रियल गैस के बिहेवियर को उस इक्वेशन से जो कि PV=nRT है एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा उसकी वजह जान लीजिए। आइडियल गैस के अंदर हमने कुछ बातें सपोज की थी, क्या की थी कि पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के मुकाबले में इतना कम है कि उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने सपोज की थी कि पार्टिकल्स के दरमियान जो पार्टिकल्स कह लीजिए, गैस के मॉलिक्यूल कह लीजिए, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, उनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम रियल गैस की बात करते हैं और स्पेशली एट हाई प्रेशर,
अगर आप हाई प्रेशर पे आ जाएं, ठीक है, हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि भाई आपने इसको ऐसे कंप्रेस किया, गैस के पार्टिकल एक दूसरे से करीब करीब आ गए। दूसरी बात, आपने टेम्परेचर लो कर दिया, टेम्परेचर लो करने से क्या हुआ, उनके दरम्यान जो है वो फासले और कम होना शुरू हुए, ठीक है, क्योंकि जब गैस को हीट दी जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो एक्सपैंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल और करीब आ गए, जब एक दूसरे से करीब उनकी कुर्बतें बढ़ती जाएंगी तो उनके दरम्यान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्ट्रांग होती जाएंगी। अब ये जो आइडियल गैस का जो मॉडल था, ये तो उस वक्त वैलिड है आपके पास कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जिस्टेंस ना हो, मगर यहाँ पे जब आप प्रेशर को हाई करते हो, टेम्परेचर को लो करते हो, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सही से डोमिनेट हो जाती हैं। जब वो सही से डोमिनेट हो जाएंगी ना, तो भाई फिर आप जो है वो इस रियल गैस के बिहेवियर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाओगे। समझ गए? इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया, रियल गैस कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर। प्रेशर लो होगा, पार्टिकल के ऊपर दबाव नहीं है, पर दूर दूर रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर रहेंगी। एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई रहेगा, मॉलिक्यूल और दूर दूर चले जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वीक हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा वीक रखोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका जो मॉडल है वो इस आइडियल गैस के साथ मिलता जाएगा, ठीक है, ओके। अब उसकी मैंने वजह भी यहां पे लिख दी है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक इन दिस केस। इन स्पेसिफिक केसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं जब प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो। ये दोनों चीजें फासले बढ़ाती है मॉलिक्यूल के दरमियान, फासले बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर इनका इनवर्स ले, टेम्परेचर लो किया, प्रेशर हाई किया, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, तो फिर ये आपका PV=NRT वाला मॉडल तो गया, ठीक है बेटा, ओके। उम्मीद अब आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बेटा कि रियल लाइफ के अंदर कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती जिसको हम कह दें कि भाई फलां गैस जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली आइडियल गैस की तरह, ये वो आइडियल गैस है, ऐसी कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ओके जी। उसके बाद अब आपकी बुक में एक दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बाद फिर वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ लेके आता है, यानी उसका रुख मोड़ता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की तरफ। उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसने कहा कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर आइडियल गैस का, ठीक है, वो आप इस फार्मूले से दे सकते हैं, T=m/3k इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये फार्मूला जो है वो हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर कवर किया था उसके अंदर ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फार्मूला, उसी फार्मूले के अंदर से जो ना ये चीज कैलकुलेट की गई है। वो फार्मूला था हमारे पास कौन सा था जी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दोनों तरफ स्क्वायर लेके उसने जो है ना ये वाला फार्मूला फिर निकाला है टेम्परेचर का। ये उसने कहा कि T=m/3k इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके। अब ये वो क्यों बात बताना चाह रहा है, क्योंकि यहां से उसने ना स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इफ्तिताह कराना है, इसलिए उसने ये बात बताई कि जो आपके पास आइडियल गैस है ना, उसका टेम्परेचर अगर मेजर करना चाहते हो तो आप इस फार्मूले से उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो मतलब कि एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है या एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी कह लीजिए, और वो आप जो है ओवरऑल गैस का मेजर कर सकते हो, ठीक है, बिना पार्टिकल की इंडिविजुअल नॉलेज होते हुए। तो ये फिर एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इंडिविजुअल एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, तो मैंने बोला था कि पार्टिकल के लेवल के ऊपर या फिर आपके मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर अगर आप बात करेंगे गैस के, तो वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। तो वो ये बताना चाह रहा है कि अगर आप आइडियल गैस का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो इस फार्मूले से आता है। अगर इस फार्मूले पे थोड़ा गौर करें तो टेम्परेचर जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो ये दो प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेट करने वाला एक मैथमेटिकल रिलेशन है, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहीं से इफ्तिताह हुआ एक फिजिक्स की नई ब्रांच का, जिसको हम कहते हैं क्या, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैं पढ़ के बताता हूं आपको। टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इज गिवन बाय द फार्मूला T=m/3k mean square velocity, okay. T is macroscopic property that is defined by the motion of the molecule, which is a microscopic property. वो कहना ये चाह रहे हैं इस फार्मूले के अंदर T को डिफाइन करती है ये V, ठीक है, और ये मैक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, मैक्रो माइक्रो, ठीक है, ओके। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी व्हिच गिव राइज टू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स।
यहाँ पे एक रिलेशन आया माइक्रो का और मैक्रो का, इन दोनों के ताल्लुक को देखते हुए फिजिक्स की एक नई ब्रांच लेके आनी पड़ी, दैट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आपकी PV=nRT, ये आपकी डील करती है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को, ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को, जिसमें आप देख सकते हैं प्रेशर, इसमें ये वॉल्यूम है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसके अलावा ये आपको जनरल गैस कांस्टेंट है और ये टी टेम्परेचर है। ठीक है, तो प्रेशर आपके पास जानते हैं, आपको मैं बता के लाया हूँ, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये विदाउट इन नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके जी। तो उसके बाद आइए जी मेन एक डेफिनेशन के ऊपर, जिसके लिए सारा हमने ये कच्चा चटा खोला, ये मैक्रोस्कोपिक का और माइक्रोस्कोपिक का। ठीक है, तो उसके ऊपर आ जाइए। अब इसमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पे फिजिक्स की वो ब्रांच है जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ना आपस में रिलेट करती है। पहले ये कीवर्ड्स अपने माइंड में सेव कर लो, उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन ही पढ़नी, डिटेल क्या है यहाँ पर। It is a branch of physics that connects the microscopic details of the system. System का मतलब वो जो हमारी गैस है। Microscopic details of the system such as the motion, energy and interaction of the particle. Motion of particle, individual particle, energy of individual particle and interaction of the particle. एक particle का दूसरे particle के साथ interaction, ठीक है। तो इंट्रैक्शन कैसा है वो भी आप मॉलिक्यूल को जाने बिना नहीं बता सकते, क्योंकि जब आपको पता लगता है ये फ्ला मॉलिक्यूल है तो उनके दरमियान ये वाली बॉन्डिंग होती है, फ्ला के दरमियान ये होती है, तभी आप बता सकते हो ना। ठीक है, तो वहां पर भी मॉलिक्यूल का जो इंडिविजुअली नॉलेज है वो होना जरूरी है। ओके, with the macroscopic observable measures such as temperature, pressure, volume and entropy. अब इसने जानबूझ के इसको मुश्किल किया, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, आपने सिर्फ एक कीवर्ड माइंड में रखना है कि ये एक रिलेशन है, किसके दरमियान रिलेशन है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के दरमियान रिलेशन। अब साथ में बीच में उसने एग्जांपल भी डाल दिए, इस वजह से डेफिनेशन को उसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। बात वही है कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपके पास मोशन है, एनर्जी है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, ठीक है, या अट्रैक्टिव फोर्सेज कह लीजिए, इंट्रैक्शन कह लीजिए, ठीक है, वो वाली चीजें होगी, उनको रिलेट करती हुई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। साथ में लिखा ऑब्जर्वेबल, ये जो माइक्रोस्कोपिक है ना, इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना ये आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और जो मैक्रोस्कोपिक होती है ना, ये ऑब्जर्वेबल होती है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो इनके दरमियान ताल्लुक मेरे बच्चों हम कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आप बढ़ते हैं जी लेक्चर के मेन पार्ट की तरफ, जहां पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करके एक नई इक्वेशन बनानी है जिसका नाम है वैन डर वाल इक्वेशन। क्योंकि मेरे बच्चों इस इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है वैन डर वाल, उसी के नाम पे हम इसे कहते हैं वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV=nRT, उसका इस्तेमाल करके आप रियल गैस के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी रियल गैस हाई टेम्परेचर पर हो और लो प्रेशर पर हो। अगर ऐसा नहीं है, आपकी रियल गैस किसी हाई प्रेशर पर है या लो टेम्परेचर पर है, तो उस कंडीशन के अंदर आप रियल गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस इक्वेशन PV=nRT। ठीक है, तो फिर वैन डर वाल ने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की थी ताकि आप वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रहते हुए भी रियल गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बच्चों, तो नोट्स बनाइए इसके भी, और सबसे पहले लिखिए कि जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो आपके पास एक मॉडिफाइड वर्जन है किसका, आइडियल गैस इक्वेशन का, दैट इज PV=nRT, और इसको एक नाम दे दीजिए, ये हमारी इक्वेशन ए है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब प्रेशर आपके पास लो हो और टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ उलट हो गया इससे, यानी प्रेशर जो है वो आपके पास हो गया हाई और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हुआ लो, ठीक है, तो फिर आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको यहाँ पे उसकी वजह भी बतानी है, क्योंकि हो सकता है ना कि आपको वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में दे दी जाए, तो वहां पर फिर आपने उसके अंदर रीजन बतानी है कि भाई जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई थी ना, तो वहां पे हमने कुछ एजम्पशंस ली थी आइडियल गैस के हवाले से। वो ये थी, एक तो कि जितने भी इसके पार्टिकल हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो इतने छोटे हैं कि उनका जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबली स्मॉल है।
कंटेनर के वॉल्यूम के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो उसका वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबली स्मॉल है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे कंसीडर की थी, वहां पे आइडियल गैस की जब हम बात कर रहे थे, एक और अजम्पशन ये थी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें तो मेरे बच्चों, रियल गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं, रिजिड स्फीयर की तरह एक्ट कर रहे होते हैं और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, और स्पेशली एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो फॉल्टी अजम्पशंस थे जिनकी बेस के ऊपर आके हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो गलत साबित हुई या ये फिर रियल गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, वो दो हैं। एक तो वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल का निग्लिजिबली स्मॉल होता है, ये एक फॉल्टी अजम्पशन थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, रियल गैस के बिहेवियर को आप स्टडी नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी इस एजम्पशन के मुताबिक, जो कि हमने आइडियल गैस के लिए ली थी। लेकिन रियल गैस में बेटा ऐसा नहीं होता, वहां पर तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है, ठीक है। अब ये दोनों जो फॉल्टी एजम्पशंस है ना, ये अफेक्ट किस चीज को करते हैं? ये मेरे बच्चे इफेक्ट करते हैं एक तो प्रेशर को और दूसरा किसको? वॉल्यूम को, ठीक है। ये दोनों चीजें इससे इफेक्ट होती हैं। तो हमने फिर इन दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन करके एक नई इक्वेशन बनानी, जिसका नाम हम रखेंगे वैन डर वाल इक्वेशन, उसी साइंटिस्ट के नाम पे जिसने ये कांसेप्ट दिया था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैंने ये वाला पॉइंट भी मेंशन कर दिया है ताकि अगर कहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन या शार्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको यहाँ से लिख सकें, ठीक है। तो मैंने लिखा है बेटा, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर अफेक्टेड बाय दीज अजम्पशंस। इन दोनों अजम्पशन से एक तो आपका प्रेशर जो है वो अफेक्ट होता है, दूसरा वॉल्यूम अफेक्ट होता है। अब वन बाय वन मैं आपको डिटेल में जाके बताता हूँ कि किस तरह से वॉल्यूम और प्रेशर इफेक्ट होते हैं और किस तरह से हम उसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम जो है वो वॉल्यूम की करेक्शन करेंगे या वॉल्यूम की मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए जी, वॉल्यूम करेक्शन की। अब बात बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। आइडियल गैस के केस के अंदर हम कहते थे कि भाई पार्टिकल बहुत ही स्मॉल हैं, इतने स्मॉल है कि उनका वॉल्यूम जो है वो निगलेक्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। मतलब ये कि देखिए आपके पास ये एक जो है वो आ गया जी कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे ये आइडियल गैस के मैं मॉलिक्यूल बना देता हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इन सबको मैं कंप्रेस करके बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम के अंदर ले आऊं तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस जगह के ऊपर आ जाएंगे। अब इन तमाम मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम ओवरऑल कंटेनर के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये जो सारा वॉल्यूम है, ये सारा वॉल्यूम, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस पॉइंट तक बंद कर दूं तो ये सारा वॉल्यूम जो है वो फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम है, ठीक है। ये फ्रीली अवेलेबल वॉल्यूम ही यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पाया जाता है। तो ये वो सारी स्पेस है, ये सारा वो वॉल्यूम है जो कि गैस के मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं आगे पीछे मूव करते हुए, सही है। अब क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबली स्मॉल है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस कांसेप्ट, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं भाई ये वाला वॉल्यूम जो है वो है ही नहीं, मतलब इनका वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है, तो ये सारी जो स्पेस है ना वो अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए। तो अब ये जितना वॉल्यूम था ना इस कंटेनर का, उतना ही वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया गैस का, ठीक है। तो ये आपके पास भी आ जाता था। लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों रियल में ऐसा नहीं होता। आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो रिजिड स्फीयर की तरह एक्ट करते हैं। ये कहा था वैन डर वाल ने, उसने कहा कि ये बड़े बड़े रिजिड स्फीयर की सूरत में होते हैं, और अगर आप इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करें, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो इन सबको जब एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो ये वॉल्यूम सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बन जाता है, और आप इस वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, और इसको कंसीडर किया जाएगा ये सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये सारे मॉलिक्यूल सारे बिखरे हुए थे, ठीक है, ये है आपके पास आइडियल गैस, ये आपके पास रियल गैस है। रियल गैस में देखिए मॉलिक्यूल बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल थोड़े साइज में बड़े होते हैं और रिजिड स्फीयर की सूरत में होते हैं। इनको इकट्ठा करोगे एक जगह के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, यहाँ एक कॉर्नर में लेके आ जाओ, तो आपके पास जो अब अवेलेबल स्पेस है ना वो सारी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखो सारी की सारी स्पेस अवेलेबल थी, ठीक है। माइनर सा वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल्स का कंसीडर किया था, तो वो निगलेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि वो इस पूरे वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत ही कम था। तो हमने कहा सारी स्पेस अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए, इसलिए यहाँ पर वी पूरा पूरा आ गया था। लेकिन मेरे बच्चों अब यहां पर देखें अगर आप, तो जो गैस है, ये जो रियल गैस है, इसके मॉलिक्यूल सॉलिड स्फीयर की सूरत में और उन्होंने काफी सारा वॉल्यूम घेरा हुआ है। अब ये वाला वॉल्यूम जो है वो
इनके पास अवेलेबल नहीं है फ्री टू मूव, फ्रीली मूव करने के लिए इतना वॉल्यूम इनके पास मौजूद नहीं है। तो ये बाकी जो बचा हुआ वॉल्यूम है ये इनके पास आएगा। तो ये वॉल्यूम के अंदर आपने करेक्शन करनी है कि पहले आप जहां पर v लिखते थे वहां पर अब क्या होगा v माइनस nb। nb मैं समझाता हूं, nb क्या मेरे बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस सारे सिलेंडर के वॉल्यूम में से आपने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल देना है, बाकी जो वॉल्यूम बचेगा अब ये वो वॉल्यूम है जो कि फ्री टू मूव है मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसको इसकी जगह पे हम लाके पुट करेंगे। ये आपने मेरे बच्चों सिंपल सी जो है वो मॉडिफिकेशन करनी है। अब आपने इसको लिखना कैसे वो मैं आपको साथ में बताता हूं। सबसे पहले आप बताओगे बेटा कि वंडरवाल ने कहा, वंडरवाल स्टेट दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर लाइक हार्ड स्फीयर विद डेफिनेट वॉल्यूम। ये हार्ड स्फीयर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, इनका वॉल्यूम भी होता है। एट हाई प्रेशर व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। देखो जब गैस आपकी कंप्रेस फॉर्म में नहीं है, वैसे वो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो काफी दूर दूर होते हैं, सही है, और उसका वॉल्यूम कंटेनर का काफी ज्यादा होता है। फिर भी अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम के कंटेनर के मुकाबले में मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। लेकिन जब आपकी गैस स्पेशली खास तौर पर कंप्रेस फॉर्म के अंदर होती है, यानी जब प्रेशर हाई होता है, तो प्रेशर हाई होता है तो जाहिर बात है प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिक्रीज हो जाएगा। अब जब ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिक्रीज हो जाएगा तो उसके मुकाबले में फिर आप गैस के मॉलिक्यूल का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझने के लिए कह देता हूं, देखो कि आप कोई भी चीज, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको अभी रिसेंटली, कि आप कोई चीज परचेज करते हैं 999 की, तो आप उसको 1000 पे करेंगे, रुपया वापस उससे आप नहीं लेते, ना ही आप उससे डिमांड करते हैं कि मुझे 1 रुपये वापस किया जाए, क्योंकि 1000 के कंपैरिजन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैच बॉक्स के केस के अंदर 4 रुपए का मैच बॉक्स है, 5 रुपए देने के बाद आप उससे 1 रुपया वापस डिमांड करेंगे, मुझे 1 रुपया वापस करो, क्योंकि 5 के मुकाबले में 1 की वैल्यू है। ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से मेरे बच्चों यहाँ पे जब गैस आपकी जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर होती है, उसको ज्यादा कंप्रेस नहीं किया गया होता, तो उसका वॉल्यूम गैस सिलेंडर का काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है सिलेंडर का। तो वहां पर अगर मॉलिक्यूल को इकट्ठा एक ऑर्डर में कर दिया जाए तो उनका वॉल्यूम उसके मुकाबले में बहुत कम होता है, तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी गैस कंप्रेस फॉर्म के अंदर होती है, उसका वॉल्यूम ऑलरेडी कम होता है, तो फिर उस वक्त जो है वो आप मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते सिलेंडर के वॉल्यूम के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप बताएंगे सो द स्पेस अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस विल बी स्लाइटली लेसर। अब जो फ्री स्पेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल ने मूव करना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। अब जरा देखिए जो टोटल कंटेनर की ऐसे जो है वो स्पेस है या वॉल्यूम कह लीजिए, वॉल्यूम का ऑफ कंटेनर, ठीक है, वो आपके पास दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो जिस जो उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का, दूसरा फ्री वॉल्यूम है। तो फ्री वॉल्यूम प्लस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास कंटेनर का पूरा वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। आप फ्री वॉल्यूम को इधर ले आइए ना, ठीक है, कंटेनर उधर चला जाएगा, यानी कि आप जिस सिंपली क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ले, वी फ्री इज इक्वल टू कंटेनर वॉल्यूम माइनस मॉलिक्यूल वॉल्यूम, मैंने जगह तब्दील कर दी उसकी। तो वी फ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम में से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर आप निकाल दें तो बाकी जो बचेगा बेटा वो फ्री वॉल्यूम होगा, जो कि अवेलेबल होता है गैस के मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, ठीक है बेटा। सो वी फ्री इज इक्वल टू यहां पे आएगा वी कंटेनर माइनस वी मॉलिक्यूल। अब याद रहे यहां पे कि जो मॉलिक्यूल्स का 1 मोल होता है ना बेटा, 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, वो बी से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास गैस के n नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास n से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n नंबर ऑफ मोल्स का जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चों वो होगा n इंटू बी, एन बी, सही है। अब देखिए ये फ्री वॉल्यूम को जो है वो हमने वी फ्री लिख दिया, इसी तरह से कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास v था, माइनस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या आ गया एन बी, अगर उसके अंदर n नंबर ऑफ मोल है। अगर नहीं 1 मोल के लिए लेने तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 1 मोल के लिए आ जाएगा, ठीक है। जहां n था वहां पे 1 पुट कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी v फ्री इज इक्वल टू v माइनस b। तो मेरे बच्चों पहली मॉडिफिकेशन जो आपने इस इक्वेशन के अंदर करनी है वो मेरे बच्चों इस वॉल्यूम की जगह पे आप पुट कर देंगे v माइनस बी, क्योंकि आइडियल गैस के केस के अंदर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम अवेलेबल था, फ्री स्पेस थी जो कि मॉलिक्यूल जिसके अंदर मूव कर सकते थे। इस केस के अंदर, रियल केस के अंदर मॉलिक्यूल्स का अपना भी काफी सारा वॉल्यूम है, तो उसको निकालने के बाद बाकी फ्री वॉल्यूम बचेगा। तो ये वाला आपका फ्री वॉल्यूम है जो कि अवेलेबल है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पहली मॉडिफिकेशन कर दी, ठीक है मेरे बच्चों। उम्मीद है आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है बेटा। ये आपके पास सारे के सारे जो है वो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर भी दो ऐसे करके, ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी जगह घेरेंगे, इतनी सी,
अब ये वॉल्यूम इस पूरे के मुकाबले में बहुत ही कम है, इसलिए इसको निग्लेक्ट करते हैं। हम कहते हैं आइडियल गैस के केस के अंदर पूरा पूरा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही फ्री स्पेस है, इसलिए पूरा भी आया यहाँ पे। लेकिन रियल गैस के अंदर आपने देखा कि मॉलिक्यूल जो है वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है। और अब जो आपके पास स्पेस बचेगी इनका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालने के बाद, वही आपकी ट्रू स्पेस है, वही आपका ट्रू वॉल्यूम है, वो आप इसकी जगह रिप्लेस करोगे। वहां पे अगर आप देखेंगे तो P v इक्वल टू nRT में ये P को रिप्लेस किया, ये V को, तो देखिए V की जगह हमने लिखा V माइनस NV, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया V माइनस NV से, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चों फिर आ जाता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर में करेक्शन कैसे करेंगे मेरे बच्चों? यहाँ पे जो एक और जो फॉल्टी एग्जम्पशन था वो इस चीज का जिम्मेदार है। वो कौन सा है? वो मेरे बच्चों है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, आइडियल गैस के केस के अंदर। आइडियल गैस में हमने कहा था कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन रियल गैसेस के केस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल होती हैं। किस तरह से होती है मैं बताता हूं। जब कोई गैस बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, फिर तो उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाते हैं, गैस एक्सपैंड करती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप रियल गैस को लो टेम्परेचर पर रखोगे तो मेरे बच्चों लो टेम्परेचर पर रखने से जो गैस के जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनके दरमियान जो फासला है वो कम होना शुरू हो जाता है, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाती हैं। समझ गए? तो लो टेम्परेचर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। ओके, ठीक है, मान लिया करती हैं, मगर ये किस तरह से हमारे प्रेशर को अफेक्ट करती हैं? प्रेशर को हमें क्यों मॉडिफाई करना पड़ा? हमें सही जो वैल्यू प्रेशर की क्यों नहीं मिल पाती? मैं उसकी वजह बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, हमारे पास लेट्स से कि ये हमारे पास कंटेनर की एक दीवार है, ठीक है। और अगर ऐसा होता आपके पास कि ये आइडियल गैस होती, ये एक मॉलिक्यूल था, ठीक हो गया। ये मॉलिक्यूल जो है वो इस तरफ को मूव करता हुआ जा रहा है ऐसे, ठीक। और जब जाके ये दीवार को हिट करेगा तो इस दीवार के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, पता है ना आपको? फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, ये चीज आप जानते हैं। ओके, तो अब इस कंडीशन के अंदर ये मॉलिक्यूल जब आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है तो इसका किसी और मॉलिक्यूल के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, कोई इसको रोक नहीं रहा, ये आजाद है, फ्री टू मूव है, और भागा भागा जाता है, दीवार को जाके हिट करता है और एक प्रेशर एग्जर्ट कर देता है उसके ऊपर। ये मेरे बच्चों आपके पास प्रेशर है जो कि एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल अप्लाई करता है, उसको हम पीआई से डिनोट करते हैं। लेकिन जब बात होती है रियल गैस की, तो रियल गैस में ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। फिर अब ये है कि और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके आसपास में, इसके बगल में, ठीक है, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो होने की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचो कि जब ये अकेला था तो जाके दीवार को ऐसे हिट करता है, कोई रोकने वाला उसको नहीं है, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, ये मॉलिक्यूल जो इसके पीछे खड़े हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब जरा सोचो, एक बंदा भाग के सामने की तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन उसको रोकने वाले 3-4 बंदे पीछे पड़ के इसको खींच रहे हैं, तो क्या वो उतनी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ पाएगा? यकीनन नहीं बढ़ पाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूल का भी यही हाल होता है मेरे बच्चों कि जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो इसके जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो जाहिर सी बात है, अब ये उतनी स्पीड के साथ जाके उसको दीवार को हिट नहीं करेगा, तो ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाएगा दीवार के ऊपर। जब ये दीवार के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली जो प्रेशर है हमारे रियल गैस वाला प्रेशर, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब थ्योरेटिकली जो हमने प्रेशर निकाला आइडियल गैस के मुताबिक वो हाई होना चाहिए था, बट रियली हमने जो ऑब्जर्व किया बेटा वो हमारा प्रेशर लो था। उसकी रीजन क्या थी कि अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इससे खींचा। तो इस तरह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो हमने एक पॉइंट यहाँ पे आइडियल गैस के केस के अंदर सपोज किया था कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसकी वजह से एक गलत जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। अब रियल गैस की अगर हम बात करें तो रियल गैस के अंदर मेरे बच्चों हमारे पास प्रॉपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और ये अफेक्ट करती हैं। इस वजह से प्रेशर जो है वो आइडियल जो गैस वाला प्रेशर था उसके मुकाबले में रियल गैस का प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। समझ गए? तो इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेशर को अफेक्ट करती हैं,
तो यहाँ पे हमें प्रेशर में भी करेक्शन की जरूरत है। वॉल्यूम में करेक्शन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हमने प्रेशर में करेक्शन को डिस्कस करना है। ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा, ध्यान से बात सुनेगा इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इन द रियल गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस अट्रैक्ट ईच अदर एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर रहेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन रहेगी। अब मैंने मेंशन इसलिए किया साथ में लो प्रेशर लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर पर रहेंगे तो फिर मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, उनके दरमियान सेपरेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, गैस फैलती है ना गर्म होके, ठीक है, तो उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फिर से बहुत वीक हो जाती है और नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाती है, फिर उसका कुछ इफेक्ट रहता नहीं है, इसलिए साथ में मेंशन किया है कि एट लो टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ओके, अब ये बात आपको समझ आ गई है। अब आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ने हमारे गैस के प्रेशर को चेंज कर दिया। जो प्रेशर हमें आइडियल गैस इक्वेशन दे रही थी उसके मुताबिक वो नहीं है, उससे कम प्रेशर है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चों जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी जरा देख लीजिए, दो कैटेगरीज मैंने बनाई है। ठीक है, अब ये जो आपको मैं बातें बताने लगा हूं और ये आपकी इस मैथमेटिकल डेरिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपको बुक में से रटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बुक वाले ने बेटा डायरेक्टली ना ये वाला एक पॉइंट बना के बस लिख दिया, ये वाला डायरेक्टली, ठीक है, और उसके बाद उसने एक वॉल्यूम वाला बनाया, दो पॉइंट लिखे हैं, दूसरा उन्होंने उसने इस इक्वेशन के अंदर पीवी एनर्जी में पुट किए और आपको बना के दे दिया। मगर ये कैसे आया, किस तरह आया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, वो जब तक आप ये चीज समझेंगे नहीं ना तब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। इसलिए बेटा थोड़ा सा जरा अब आपका फोकस चाहिए होगा। ठीक है, आपने ऐसा करना है भी गैस के मॉलिक्यूल कह देना भी दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक कैटेगरी आप वो ले लीजिए जो मॉलिक्यूल जाके दीवार को हिट करने वाले, कंटेनर की दीवार को जाके हिट करने वाले हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल वो लीजिए जो कि मिडिल के अंदर पाए जाने वाले या सेंटर के अंदर पाए जाने वाले। अब मेरा सेंटर से मुराद ये नहीं कि एग्जैक्टली बिल्कुल उसके मिड के अंदर या सेंटर के अंदर पाए जाने, मतलब ये है कि इस दीवारों से हट के, इस दीवार से हट के, ऊपर वाली दीवार से, नीचे वाली दीवार से हट के पड़े हुए वो मॉलिक्यूल। ठीक है, उनको हम कह देते हैं जी ये हमारे पास जो है वो सेंटर वाले या मिड वाले मॉलिक्यूल हैं, और एक जो है वो हमारे वो मॉलिक्यूल है जो कि आगे दीवार को जाके हिट करेंगे, जिन्होंने एक प्रेशर बनाना है। ये दो कैटेगरीज बना लीजिए मॉलिक्यूल्स की। ये मॉलिक्यूल सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एक ही गैस के मॉलिक्यूल है, एक ही तरह के, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों बस इतना ख्याल रखना है आपने कि एक वो कैटेगरी है जो जिन्होंने जाके दीवार से टकराना है कंटेनर की, दूसरी वो कैटेगरी है जो कि सेंटर में पाए जाते हैं, उन्होंने इनको खींचना है और दीवार की तरफ जाने से रोकना है। बात समझ गए हो? एक मॉलिक्यूल जो इधर दीवार से टकराएगा, एक मॉलिक्यूल जो इधर दीवार से टकराएगा, इसको बोल दो ये ए कैटेगरी के मॉलिक्यूल है। एक सेंटर में पड़े हैं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच रहा है, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो खींचने वाले हैं ये दो कैटेगरीज हो गई, एक को ए टाइप, एक को बी टाइप का। अब जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम अतराफ से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखें ये एक मॉलिक्यूल है, इधर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, तो एक तरह से एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हमारे पास नेट फोर्स नहीं मिलेगी, ये बैलेंस्ड मॉलिक्यूल आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर हम साइड वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें, यानी ये वाला और ये वाला, जो कि कंटेनर की दीवारों के साथ जाके जिन्होंने हिट करना है, सही है, अब इधर बढ़ते हुए मॉलिक्यूल को जो है वो अट्रैक्शन होगी इधर से भी, इधर से भी, इधर से, ये तीनों मिलकर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब जाना है इसने इस तरफ है, लेकिन उतनी ही फोर्स के साथ जाके ये दीवार को कोलाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाले और ये वाले जो है वो एक तरह से इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये वाले भी ये वाला जो है उसका इफेक्ट कहीं से कैंसिल नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, तो ये एक नेट इनवर्ड फोर्स जो है वो इस तरफ को लगती है जी, इनवर्ड फोर्स। ठीक है, इसी तरह से जो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऊपर वाले नीचे वाले ये सारे कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, लेकिन जो ये वाला है वो फिर हमारे पास जो है वो इस तरफ को आ रहा होता है, उसके ऊपर एक इनवर्ट फोर्स लगती है इस तरफ को, क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। जैसे यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऊपर, एक मॉलिक्यूल नीचे, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, फोर्स बैलेंस, ये राइट खींच रहा है, लेफ्ट खींच रहा है, दोनों की फोर्स भी बैलेंस हो गई है। लेकिन यहाँ पर अप डाउन वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अप डाउन वाले नहीं है। ठीक है, अब मैंने अगर बुक में अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पर भी बनाए, लेकिन अगर मैं उस समय बताऊंगा ना आपको तो फिर आप ये कंसेप्ट समझ ही नहीं पाओगे। तो मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है, मॉलिक्यूल मैंने यहाँ और यहाँ बनाया, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। सही है बेटा? ओके, तो ये जो आपके पास ए वाला मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं हो रहा। ये जो ए वाला मॉलिक्यूल है ये भी कंप्लीटली बैलेंस नहीं हो रहा, क्योंकि इसके इस तरह वाला मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है जो इसकी इधर वाली फोर्स को बैलेंस करे। क्योंकि अगर कोई बंदा आपको इधर खींच रहा है ना, तो जब तक कोई इधर से आके इधर नहीं खींचेगा तो बैलेंस नहीं होगा। तो इधर तो कंटेनर है, मॉलिक्यूल तो है नहीं। ठीक है, कंटेनर की वॉल है, तो इधर से ये फोर्स बैलेंस नहीं होती और इनवर्ट फोर्स इधर को लगती है। इधर वाले जो मॉलिक्यूल है उसकी भी अगर बात की जाए
तो इधर इधर जो कंटेनर है, इधर कोई मॉलिक्यूल है नहीं जो इसको अट्रैक्ट करे, तो इधर जो है वो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे थे, तो नेट इनवर्ड मूवमेंट इधर से भी जो है वो इस तरफ को अप्लाई होती है, ठीक है, ओके। लेकिन जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल है ना वो एक तरह से बैलेंस ही होती हैं आपके पास, सही है। तो ये बातें आपने यहाँ पे बतानी है। पार्टिकल्स नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर हैव नेट इनवर्ड फोर्स, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये एक नेट इनवर्ड फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और साथ में आपने ये मेंशन कर देना है कि ए आपके पास मॉलिक्यूल हैं जो कि नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर है, और बी मॉलिक्यूल है जो कि सेंटर में या मिड में। फिर बता दूं मिड का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब कि इस दरमियाने इलाके के अंदर पाए जाते हैं, सही है। बस दीवार से दूर होंगे, इस दीवार से दूर होंगे, इस दीवार से भी वो क्या होंगे, दूर होंगे, ठीक है। और ऊपर वाली बात भी बता दी मैंने आपको कि जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। जो दीवारों के करीब करीब मॉलिक्यूल्स हैं वो कैंसिल नहीं हो सकते, उनके ऊपर एक नेट इनवर्ड मूवमेंट, एक इनवर्ड फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब जरा असल बात के ऊपर आ जाइए। ये बातें चलो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है मेरे बच्चों। यहाँ पे ये जो एक फोर्स है ना, इस तरफ को इनवर्ड फोर्स लग रही है, ये इनवर्ड फोर्स जो है ना इस मॉलिक्यूल को इधर जाने से बेसिकली रोक रही होती है, वो इधर जाने से इसको मना कर रही होती है, सही है ना। तो जब ये मॉलिक्यूल इधर जाना चाहता है, जाके दीवार से टकराना चाहता है, मगर कोई फोर्स है जो कोई इधर जाने से उसको रोक रही है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। यहां पर देख लो, ये वाला मॉलिक्यूल उधर जाना चाहता है, जाके दीवार से टकराना चाहता है, उस पर फोर्स लगाना चाहता है, उसको हिट करना चाहता है, लेकिन कोई फोर्स है मॉलिक्यूल की जो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्रेशर होगा फिर वो असल प्रेशर के मुकाबले में कम होगा। अगर ये आइडियल गैस होती तो ये सारे मॉलिक्यूल का इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, जिधर मर्जी जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये रियल गैस है, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करती हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के काम करने की वजह से आप ये इनको वापस की तरफ इसको खींच रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ने के लिए उसको अलाउ नहीं कर रहे। यही वजह है कि अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं दीवार के साथ इतना स्ट्रांगली जाके इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ज्यादा प्रेशर नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रियल गैस का प्रेशर होगा, मैंने पीआर स्टडी नोट किया, वो कम होगा पीआई के साथ, समझ गए। सो पीआर इज लेस देन पीआई, प्रेशर ऑफ द रियल गैस विल बी लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अगर इसकी जगह हम आइडियल गैस रखते तो प्रेशर ज्यादा होना था हमारे पास, लेकिन रियल गैस को रख के देखा तो प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब हमने इस इनइक्वालिटी को ना इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद आगे लेके जाता हूं, वरना आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। देखो मैं कहता हूं जी आपके पास एक नंबर है जो कि है 10 और दूसरा नंबर है 8। अब जो 10 है वो ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 8, ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं भाई इसको इक्विलिटी की फॉर्म में लिखो, तो इक्विलिटी के फॉर्म में ये है नहीं, आप कैसे लिखेंगे? इक्विलिटी की फॉर्म में लिखना तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास 10 है इसमें से कुछ माइनस कर दो, ठीक है, और फिर ये इसके बराबर आ जाएगा। ये 10 है और ये 8 है, जो चीज ज्यादा है उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। कितना निकालेंगे? जितना दोनों का फर्क है उतना निकालेंगे। बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन यहां पर भी है। देखो जो आपके पास रियल गैस का जो प्रेशर है वो कम है, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। अब ये ज्यादा है ये कम है, अगर आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने जाते हो तो ज्यादा वाले में से कुछ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? जितना दोनों का प्रेशर का फर्क है, प्रेशर का डिफरेंस है, वो निकालना पड़ेगा। तो जो प्रेशर में डिक्रीज आया है वही प्रेशर का फर्क है, उसको मैं यहाँ पे पी डैश से डिनोट कर रहा हूं। तो फिर आपके पास जो रियल प्रेशर है वो बराबर है आइडियल प्रेशर माइनस पी डैश, यानी जो प्रेशर में डिक्रीज आया, क्योंकि रियल प्रेशर आइडियल प्रेशर से कम है ना, ठीक है। इस वजह से आपने यहां पे आइडियल प्रेशर में से पी डैश यानी ये माइनस कर दिया, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है। अब ये जो प्रेशर में डिक्रीज है ना, ये जो प्रेशर में डिक्रीज आया हुआ है, इसको हम जरा यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वाले जो स्टेप्स है बेटा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रटा लगाना पड़ेगा, सही है। तो जरा देख लीजिए बेटा, ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर जो प्रेशर में डिफरेंस आया, ये बेसिकली जो है वो जो कंसंट्रेशन है ना गैस की, उस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और दो तरह से कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रही होती है गैस के इस प्रेशर को रिड्यूस करने में, दो तरह में। फिर सुन ले बात ध्यान से बेटा, ये जो आपके पास प्रेशर में डिक्रीज आया, ठीक है, ये प्रेशर में डिक्रीज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है दो तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। वो कौन इफेक्ट करती है दो तरह से? वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, गैस की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, नंबर डेंसिटी भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो गैस की नंबर डेंसिटी है या गैस की जो कंसंट्रेशन है, गैस की जो मिकदार है, वो बेसिकली यहां पर जो है वो बता रही होती है उसकी, ठीक है, कि किस तरह से प्रेशर में डिक्रीज आएगा और कितना डिक्रीज आएगा। कैसे मैं आपको बताता हूं, देखो अब ये जो मॉलिक्यूल है इसने फोर्स लगानी थी इधर को, ठीक है, और एक प्रेशर एक्सर्ट करना था। अब इसके पीछे जो सेंटर में मॉलिक्यूल पड़े हैं, ये मिड वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मिड वाले में ही आ जाता है। ये ए को क्या कर रहे हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
अगर यहाँ पे सोचो सिर्फ एक बी वाला मॉलिक्यूल होता तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ठीक है। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल हो गए तो दो मॉलिक्यूल मिलकर ए को अट्रैक्ट करेंगे। अगर बीच में तीन मॉलिक्यूल हुए तो तीन मॉलिक्यूल मिलकर अट्रैक्ट करेंगे। अगर बीच में 10 मॉलिक्यूल हुए तो ये 10 मॉलिक्यूल मिलकर ए को अट्रैक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा मिड वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो इस ए को दीवार की तरफ जाने से रोकेंगे, तो उतना कम फोर्स लगा पाएगा ए दीवार के ऊपर, उतना कम प्रेशर बनेगा, है ना। तो यहां पर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस ए वाले मॉलिक्यूल को दीवार के साथ टकराने से रोकेंगे। जितना ज्यादा वो दीवार से टकराने से रोकेंगे उतना ही कम प्रेशर बन पाएगा। तो प्रेशर को डिक्रीज करने वाला एक जो फैक्टर है बेटा वो आपके पास आगे कंसंट्रेशन, ये जो मिडल वाले एटम्स है इनकी कंसंट्रेशन, ये जो बी वाले एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनकी कंसंट्रेशन। दूसरा, यही कंसंट्रेशन एक और तरीके से अफेक्ट कर रही होती है। देखो, अगर आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसने जो है वो दीवार से जाकर टकराना था, इसको मॉलिक्यूल, अंदर वाले मॉलिक्यूल ने खींचा, सही है। और फिर क्या हुआ यहाँ पर कि जो इसकी जो फोर्स है उसमें डिक्रीज आ गई, लेट्स से वो 1 यूनिट का डिक्रीज आया। अगर ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता तो सिर्फ 1 यूनिट का डिक्रीज आता, यानी जो डिक्रीज है पी डैश की वैल्यू कम होती। और अगर ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होता, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल होते, अब 1 यूनिट की यहाँ डिक्रीज आई, 1 यूनिट की यहाँ डिक्रीज आई, टोटल डिक्रीज कितनी आएगी, 2 यूनिट की, ठीक है, ज्यादा डिक्रीज होगा प्रेशर, ठीक है। अगर यहाँ के बजाय यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता, तो एक यूनिट यहां से डिक्रीज आता है, एक यूनिट यहां से डिक्रीज आता है, टोटल डिक्रीज कितना हो गया, 4 यूनिट। अगर एक और मॉलिक्यूल होता तो यूनिट 5 यूनिट हो जाता, एक और मॉलिक्यूल होता 6 यूनिट। तो जितने ज्यादा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ए मॉलिक्यूल जिन्होंने जाके दीवार से टकराना है, जितने ज्यादा ये मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा जो जो फोर्स है वो और डिक्रीज होगी, और जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो और ज्यादा डिक्रीज होगा। तो मेरे बच्चों, दो तरह से ये जो डिक्रीज इन प्रेशर है वो अफेक्ट हो रहा होता है। एक तो ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल से, जिन्होंने उनकी कंसंट्रेशन से, जिन्होंने जाके बेसिकली इसको जो है वो फोर्स प्रेशर को रिड्यूस करना होता है। दूसरा आपके पास ये ए टाइप मॉलिक्यूल जिन्होंने जाके दीवार से टकराना होता है। अगर मिड वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो भी प्रेशर कम हो जाता है। अगर जो आपके पास जो है ये वाले मॉलिक्यूल है जिन्होंने जाके दीवार से टकराना है, ये मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे मिकदार के अंदर, तो इन सब के अंदर भी डिक्रीज आएगा, टोटल डिक्रीज ऐड होकर ज्यादा बन जाएगा आपके पास, तो वो भी इफेक्ट होते हैं। इसलिए दो तरह से ये इफेक्ट होता है। तो अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाई देयर इज अ स्क्वायर ऑफ एन एंड वी, तो यही उसकी वजह है कि ये दो तरह से इफेक्ट हो रहा है। पी डैश यानी कि वो जो डिक्रीज इन प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल एंड बी टाइप मॉलिक्यूल। ए टाइप मॉलिक्यूल और बी टाइप मॉलिक्यूल में कंसंट्रेशन जो है इस तरह से होती है, ठीक है। अब ये जो आपका ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ की है, अब केमिस्ट्री वाले लेक्चर की अगर हम बात करें, जो बच्चे हमारे इसके प्री इंजीनियरिंग वाले हैं या प्री मेडिकल वाले हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीजें पढ़ते हैं, वहां पे थोड़ा सा इससे डिफरेंट लिया गया है इसी तरह का वो भी हमारे पास, लेकिन ये स्लाइटली उसके अंदर मैंने जो है वो डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी जो असल चीज है ना कि किस तरह से ये एन स्क्वायर व वी स्क्वायर बना, वो चीज समझ नहीं आ रही होती, तो मैंने आपको ये चीज फिजिकली बता दी कि बेसिकली दो सेंटर वाले मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन और उन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जिन्होंने दीवार से टकराना होता है, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली अफेक्ट कर रही होती है प्रेशर को, और उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज आता है। दैट्स व्हाई पी डैश इज प्रोपोर्शनल टू सी ए इनटू सी बी। C means concentration of A molecule, CB means concentration of B molecules, ठीक है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन होती क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P डैश इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। तो अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो आपके पास इक्वल आता है, और इक्वल के साथ आपके पास आ जाएगा जी यूनिट A, ठीक है। सो P डैश इज इक्वल टू A इनटू n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। समझ गए बेटा? ओके जी, तो अब आपने ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी कि जो रियल प्रेशर है इज इक्वल टू इमेजिनरी प्रेशर, आइडियल प्रेशर माइनस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए और इसमें से जो ये वाले टर्म है वो आप इधर ले आइए। तो P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई, ये आपके पास पी आई की वैल्यू आ गई, और वो आपके पास बेटा इसमें वॉल्यूम की वैल्यू दोनों आ गई आपके पास वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूज उठा के मेरे बच्चों आपने पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी है जो हमने अभी कैलकुलेट की, ये वाली पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी, और वी की जगह पे बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर दो वी माइनस बी। ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये फाइनल जो है वो वांडर वाल इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है। अब अगर आप एन मोल के लिए इस वांडर वाल इक्वेशन को चाहते हैं तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ये एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, सही है। लेकिन अगर आप एन नंबर ऑफ मोल्स की बजाय आप आना चाहते हैं 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए फिर जहां जहां पर n है बेटा वहां पर आप 1 को पुट कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से आपके पास जो एक वांडर वाल इक्वेशन है ना बेटा वो कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे n स्क्वायर की जगह पे 1 पुट कर दिया,
तो a बाई वी स्क्वायर बन गया, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो v माइनस b हो गया, ठीक है, और यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो RT बन जाएगा, ठीक है। और एक और बात ये बेटा, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, ये वाली, ठीक है, ये इक्वेशन न सिर्फ रियल गैस के लिए वैलिड है बल्कि आपकी आइडियल गैस के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है, समझिए। तो आइडियल गैस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रियल गैस के लिए रिस्ट्रिक्ट हो गई है, ठीक हो गया। ओके, अब आपने यहां से मुझे एक क्वेश्चन बताना है कि क्यों, किस तरह से, ये आपको आंसर बुक से मिलेगा बिल्कुल अब उसके लास्ट पैराग्राफ में, कि किस तरह से हम एक जो रियल गैस इक्वेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन आइडियल गैस। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, आपने मुझे इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, इसके अलावा बेटा यहाँ पे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक बार इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर दूं ताकि आपके माइंड में ना एक स्केच पूरा बन जाए, ठीक है, और आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, ये अगर आपकी रियल गैस के साथ स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए तो जब तक रियल गैस लो प्रेशर पर है, हाई टेम्परेचर पर है तो ठीक है, ये अच्छे से उसको एग्जामिन करेगी, उसका बिहेवियर स्टडी करेगी, लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर और लो टेम्परेचर के ऊपर ये वैलिड नहीं रहती, ठीक है। तो फिर आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। वैन डर वाल्स वो साइंटिस्ट था जिसने मॉडिफिकेशन की, और इसके अंदर प्रॉब्लम आया क्यों था, दो फाल्टी एग्जप्शन की वजह से। एक फाल्टी एग्जप्शन आइडियल गैस का हमने लिया था कि वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होता है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती है। इन दोनों की वजह से प्रेशर में और वॉल्यूम में दोनों में इफेक्ट आता है और आपकी ये इक्वेशन जो है वो फिर वैलिड नहीं रहती, ठीक है। तो फिर हमने इन दोनों के अंदर जो है वो करेक्शन की है, इसको वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन कहते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम करेक्शन की बात कीजिए। ये वाला जो वॉल्यूम होता है ये फ्री वॉल्यूम होता है जो कि गैस के मॉलिक्यूल मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, अगर उनका एक जगह पे आप कंटेनर में इकट्ठे करेंगे तो बहुत ही स्मॉलर वॉल्यूम होता है, उनका इतना कम होता है कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो और आप कहते हैं भाई पूरे का पूरा वॉल्यूम ही सिलेंडर का अवेलेबल है, फ्री टू मूव द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये पूरे का पूरा V आया हुआ था, लेकिन जब आपने एग्जैक्ट में देखा रियल में तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका रिजिड स्फीयर की तरह एक्ट करते हैं, उनका वॉल्यूम ज्यादा है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होता है। तो फिर आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम इसका बिल्कुल जीरो होता है, इसका वॉल्यूम भी होता है, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है। तो आप अगर फ्री वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में से आप मॉलिक्यूल का वॉल्यूम माइनस करो तो आपको मिलेगा V माइनस NV, ये आपका ट्रू वॉल्यूम है जो कि आप यहाँ पे पुट करोगे। फिर उसके बाद बात की गई प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर करेक्शन में हमने देखा कि जब तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं थी, हम बात कर रहे थे आइडियल गैस की, तब तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इफेक्ट नहीं होता, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से जाता है, जाके दीवार को हिट करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन जब आप रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस में मेरे बच्चों फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं जो कि मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ खींच रही होती हैं, आगे की तरफ बढ़ने नहीं देती, अच्छे से दीवार से टकराने नहीं देती। जब वो दीवार से टकराने नहीं देती उसकी वजह से फिर प्रेशर कम बनता है, तो रियल प्रेशर जो है वो आइडियल गैस के प्रेशर के मुकाबले में क्या होता है, कम होता है। फिर आपने एक मैथमेटिकल रिलेशन से ना वो जो प्रेशर की मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ठीक है। वो प्रेशर की फॉर्म जब आपने कैलकुलेट कर ली वो क्या थी, P प्लस A n स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज PV = nRT वाली इक्वेशन में पुट करनी है, ये P की जगह पे आएगा, ये V की जगह पे आएगा और ये nRT उसी तरह से। जब आपके पास n नंबर ऑफ मोल्स है तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एक मोल के लिए निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा P प्लस V स्क्वायर A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस V = RT, ठीक है बेटा। ओके जी, अब आ जाइए जी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हिंट भी नहीं दे रही क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अब आप लोगों ने लेक्चर सुना है तो आपने इसका आंसर करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाई डू रियल गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, ठीक है, क्यों रियल गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से हटती है, उसके पीछे वजह क्या है। वजह मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई है, अब आपने सही से सुना तो आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। अंडर व्हाट कंडीशन द रियल गैस बिहेव लाइक द आइडियल गैस, कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। ओके, उसके बाद लेकिन ये बता दो फुली आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, मतलब उसके जैसा बिहेवियर होता है, ठीक है। व्हाई डज द प्रेशर ऑफ द रियल गैस इज लेस देन द प्रेडिक्टेड बाय द आइडियल गैस, ये वाला टर्म क्यों, आपने उसकी वजह बतानी है। मैंने आपको सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस के बारे में आपने बताना है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन समटाइम थोड़ा अल्फाज चेंज करके ये भी दिया जाता है, व्हाट आर द limitations to use PV = nRT, या what are the limitations to use आइडियल गैस इक्वेशन। मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने वो भी क्वेश्चन लिखना था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।